नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हूं सुनील राठौर। GLCIS संस्थान के इस लाइव ऑनलाइन कोर्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हमने कल आपसे कमिटमेंट किया था कि हम आप लोगों के लिए, जैसे कि आपने प्रथम यूनिट और द्वितीय यूनिट भूगोल के अंतर्गत पूरा किया है, और तो उसी क्रम में आज हम आप लोगों के लिए आज जो शुरुआत करेंगे वो होगा आपका यूनिट नंबर 3, जो कि संबंधित है मध्य प्रदेश के भूगोल से। तो मध्य प्रदेश का भूगोल का जो आपका तीसरा यूनिट है, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के संपूर्ण भूगोल की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, यदि आप इस प्रकार का वीडियो यदि YouTube पर अगर देख रहे हैं तो यह हमारा ऑनलाइन कोर्स है, जिसे आप GLCIS MPPSC के एप्लीकेशन पर जाकर इसे परचेस कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो पाएगा, वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के उपरांत माई स्टोर पर आपको इस प्रकार का कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, यदि आप इसके चुके तो जरूर आप वहां से परचेस कीजिएगा। चलते हम आज की क्लास में, और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के गठन की। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि आपको पता होगा साथियों, ये जो आपका हेडिंग लिखा हुआ है, इसी हेडिंग से आपका मेंस 2020 का जो मुख्य परीक्षा हुआ था, उसी में यही प्रश्न आपका 5 मार्कर में बना था कि मध्य प्रदेश के गठन पर टिप्पणी करिए। तो यही प्रश्न आपका जब 5 मार्कर बन सकता है तो कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी इस यूनिट की उपयोगिता। तो देखते हैं हम इस यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, हम देखेंगे कि ब्रिटिश काल से लेकर 1947 तक मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा था। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न भी कई दफा बन सकते हैं कि ब्रिटिश काल से लेकर, अब ब्रिटिश काल कब आ गए थे मध्य प्रदेश में? आप 1853 की अगर बात करें तो 1853 के लगभग ब्रिटिश भारत में आ चुके थे। तो उसी समय से लेकर जब भारत आजाद नहीं हुआ तब तक की हम बात करें तो यह कार्यकाल जो रहता है, यह ब्रिटिश कार्यकाल इसे बोलता है या ब्रिटिश काल इसे बोला जाता है। इस समय आपको मध्य प्रदेश का कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसकी हम बात करते हैं। ब्रिटिश काल से 1947 तक मध्य प्रदेश कितने भागों में बटा हुआ था? 4 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से वो 4 हो जाएंगे साथियों? एक एक बिंदु पर विचार कीजिएगा। और ये डेटा जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये आपका मध्य प्रदेश की ही साइट से ये सारे डेटा को मैंने कलेक्ट किया है जो आज आप पढ़ने वाले हैं। ये सारे डेटा आपको कहां पर मिलेंगे? मध्य प्रदेश की साइट पर ही। तो यहां पर देखिएगा, ये 4 भागों में जो बटा था आपका मध्य भारत, पूर्वी रियासत, मध्य प्रांत और बरार। ध्यान रखिएगा, बरार और मध्य प्रांत पहले अलग अलग था, इसीलिए हमने कहा कि पूर्वी रियासत, मध्य भारत, मध्य प्रांत और आपका बरार। ये मध्य प्रांत को इस सेंट्रल प्रोविंस आप बोलते हैं, क्लियर है? और बरार इससे अलग है। तो ये 4 प्रमुख भाग थे जो कि मध्य प्रदेश में ब्रिटिश काल से लेकर 1947 तक ये 4 संरचना दिखाई देती हैं। इनमें जो आपका मध्य प्रांत है और बरार जो है, यह ब्रिटिश शासन के अधीन था, जबकि जो मध्य भारत और पूर्वी रियासत है, यह देशी रियासत के रूप में क्या थी? आपकी विद्यमान थी। तो साथियों, आपको यह भी बात ध्यान रखना है कि जो 4 भागों में मध्य प्रदेश इस कार्यकाल के दौरान बटा हुआ था, उसमें से जो आपका सेंट्रल प्रोविंस और बरार है, यह दोनों ही जो भाग थे ये ब्रिटिश के अधीन थे, जबकि पूर्वी रियासत और मध्य भारत जो था वो आपका देशी रियासतों के द्वारा वहां का शासन संचालित था। चलिए आगे बात करते हैं। अब 1947 से लेकर हम 1956 की बात करते हैं। अच्छा, हमने 1956 ही क्यों लिया? क्योंकि साथियों, आप जानते होंगे मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 को जैसे ही लागू हुआ तो उस समय 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। उन्हें 14 राज्यों में भारत भी मध्य प्रदेश भी एक राज्य था, जो क्षेत्रीय आधार पर इनका गठन किया गया था, संवैधानिक उपबंधों के आधार पर इनका गठन किया गया था। तो मध्य प्रदेश का गठन 1956 को हुआ, ब्रिटिश यहां से चले गए 1947 में। तो 1947 के साथ आपका 1956 के बीच में मध्य प्रदेश का कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यह भी आपसे 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। देखिएगा, भारत की आजादी के समय ब्रिटिश अधीन प्रत्यक्ष भाषी प्रांति के साथ 562 रियासत स्वतंत्र हुई थी। यह रियासतें उस समय या तो भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी में भी शामिल होने के लिए स्वतंत्र थी। तो ऐसी स्थिति में जब बात करें, इस अवधि के दौरान शुरुआती चरण में भारतीय प्रांतों को 4 स्टेट में वर्गीकृत किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। साथियों, मैं आप लोगों को यहां पर एक स्पष्टीकरण यह देना चाहूंगा कि जैसे कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी था, मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको पार्ट डी जैसी कोई संरचना प्राप्त नहीं होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? पार्ट डी के अंतर्गत क्या शामिल था वह हमें देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में पार्ट डी क्यों नहीं दिखाई देता है। साथियों,
साथियों जो पार्ट डी था, ये पार्ट डी में द्वीपीय क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया था, यह अर्जित राज्यों को इसमें शामिल किया गया था। तो मध्य प्रदेश में ऐसी कोई संरचना नहीं है जो द्वीपीय के अंतर्गत आती है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक स्थल रुद्ध राज्य है जिसकी अवस्थिति तटीय क्षेत्रों में ना होने के कारण इसका कोई भी क्षेत्र समुद्र के द्वीप के रूप में नहीं है। यही कारण है कि डी पार्ट मध्य प्रदेश के जो 1947 से लेकर 1956 की अवधि के दौरान इसका स्वरूप पार्ट डी में नहीं शामिल किया जाता है। यहां पर 3 पार्ट आपको मिलते हैं। देखिएगा, मध्य प्रदेश में पार्ट ए, बी तथा सी का क्षेत्र शामिल है और एक स्वतंत्र रियासत भोपाल स्टेट भी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में ये जो 3 स्टेट के नाम क्रमशः आप बात करें तो 3 स्टेट कौन कौन से, एक हो जाएगा आपका सेंट्रल प्रोविंस केंद्रीय प्रांत, एक हो जाएगा आपका बरार जिसे सीपी बरार बोला जाता है, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, एक हो जाएगा आपका मध्य भारत और तीसरा हो जाएगा आपका विंध्य प्रदेश। इनकी राजधानी की बात करें, जो आपका केंद्रीय प्रांत और बरार है, इस केंद्रीय प्रांत और बरार की राजधानी क्या हो जाएगी, नागपुर इनकी राजधानी हो जाएगी, नागपुर। जबकि मध्य भारत की राजधानी हो जाएगी आपकी, मध्य भारत की राजधानी क्या हो जाएगी, इंदौर और ग्वालियर। 6-6 महीनों के अंतराल में दोनों की राजधानी को परिवर्तन किया जाता है। गर्मी के समय इंदौर को राजधानी बनाया जाता है, जबकि शीत ऋतु के समय ग्वालियर को राजधानी बनाया जाता है और विंध्य प्रदेश की राजधानी आपकी हो जाती है रीवा। तो ये तीनों की राजधानी और क्षेत्र याद रखिएगा। इस समय भोपाल एक अलग स्टेट था जो पार्ट सी की सीमा के अंतर्गत आता था। मैंने ये नहीं कहा साथियों कि भोपाल पार्ट सी में शामिल था, पार्ट सी के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। मैंने कहा साथियों जैसे कि आपका यह एक एरिया है, इस एरिया में मैंने जैसे कि लिखा आपका कि ये एक सी है, इसमें देखिएगा आप जैसे कि आपने एक सर्कल देख रहे हैं, ये जीएलसी आईएएस संस्थान का आप लोगो देख रहे हैं, ठीक है। इस लोगो में मैंने कहा कि जो आपका जीएलसी आईएएस का ये अंदर लोगो लगा हुआ है, जीएलसी टॉप 50, तो ये हो जाएगा आपका सी, आपका भोपाल स्टेट। क्या हो जाएगा, भोपाल स्टेट। और ये जो बाहर वाला सर्कल है इसे बोल देंगे आप ये पार्ट सी। क्लियर हुआ? तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि पार्ट सी में शामिल है आपका भोपाल स्टेट, जबकि एक स्वतंत्र रियासत के रूप में है, लेकिन उसका जो क्षेत्र है वो किससे घिरा हुआ है, वो पार्ट सी से उसका क्षेत्र घिरा हुआ है। यही आपको मानकर चलना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब मध्य प्रदेश में 3 स्टेट, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आपको दिखाई दे रहा है। जो पार्ट ए, पार्ट बी सबका इसकी विशेषता देख लेते हैं। इस प्रकार का प्रश्न आपसे बन सकता है कि मध्य प्रदेश में जो 3 भाग थे 1947 से लेकर 1956 के बीच में, उनका आप वर्गीकरण स्पष्ट करें तो नाम क्या हो जाएगा, सीपी बरार, सेंटर प्रोविंस एंड बरार। एक बी का हो जाएगा आपका पार्ट मध्य भारत, विंध्य प्रदेश हो जाएगा पार्ट सी का नाम। राजधानी हमने वर्गीकृत कर दिया है नागपुर, मध्य भारत का इंदौर ग्वालियर और विंध्य प्रदेश का रीवा। फिर देखेंगे राज्य प्रमुख यहाँ के कौन थे, तो मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल यहाँ के थे, राज्य प्रमुख शिवाजी राव सिंधिया मध्य भारत के थे, मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी थे। जबकि आप विंध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य प्रमुख यहाँ पर हो जाएंगे मार्तंड सिंह, मुख्यमंत्री हो जाएंगे शंभुनाथ शुक्ला, विधानसभा अध्यक्ष हो जाएंगे श्री शिवानंद, उपाध्यक्ष हो जाएंगे श्री श्याम सुंदर। तो ये प्रमुख विशेषता भी यहां पर आप इसको देख सकते हैं। चलिए इतिहास देखते हैं हम। 15 अगस्त 1947 के पूर्व देश में कई छोटी बड़ी रियासतें एवं देशी राज्य अस्तित्व में थे। स्वाधीनता पश्चात उन्हें स्वतंत्र भारत के में विलीन और एकीकरण किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद देश में सन 1952 में पहले आम चुनाव हुए, जिसके कारण संसद एवं विधानमंडल कार्यशील हुए। प्रशासन की दृष्टि से इन्हें श्रेणियों में विभाजित किया गया। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नया राज्य मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। इसके घटक राज्य मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल थे, जिनकी अपनी विधानसभाएं थी। पुनर्गठन के फलस्वरूप चारों विधानसभाएं एक विधानसभा में समाहित हो गई और 1 नवंबर 1956 को पहली मध्य प्रदेश विधानसभा अस्तित्व में आई। इसका पहला और अंतिम अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1957 के बीच में संपन्न हुआ। ऐसे प्रश्न आयोग आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने प्रश्न पत्र में पूछ सकते हैं कि प्रथम तथा अंतिम अधिवेशन मध्य प्रदेश विधानसभा का कब आयोजित हुआ, जब उसका गठन हुआ था, तो आप बताइएगा 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1957 के मध्य। ठीक है। अब मध्य प्रदेश के घटक राज्यों एवं उनकी इकाइयों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार हम देने वाले हैं। तो देखिएगा, विंध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? विंध्य प्रदेश। कौन सा है आपका? पार्ट सी। तो पार्ट सी में विंध्य प्रदेश भोपाल स्टेट इसके अंतर्गत आता था। बात करते हैं इसी प्रदेश का। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश की स्थापना हुई। कब स्थापना हुई है, डेट सहित आपको याद रखना है।
देखा 4 अप्रैल 1948 को क्या हो रहा है, विंध्य प्रदेश की स्थापना हो रही है। ब श्रेणी के राज्य में इसे दर्जा दिया गया था। मैंने क्या कहा साथियों, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने अभी जो कहा था आपको, विंध्य प्रदेश पार्ट सी में आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन ये पहले जब सी में नहीं था, उसके पहले इसको किस में शामिल किया गया था, बी पार्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसके राज प्रमुख थे आपके मार्तंड सिंह, और 1950 में यह ब से किस श्रेणी में चला गया, सी श्रेणी में इसको शामिल कर दिया। कब, 1950 में। 1952 में आम चुनाव हुए यहाँ के, तो विधानसभा के लिए 60 सदस्य चुने गए थे, जिनके अध्यक्ष थे शिवानंद सिंह, और शिवानंद जो थे 1952 से यह राज्य उपराज्यपाल का प्रदेश बना दिया गया। पंडित शंभुनाथ शुक्ल इसके मुख्यमंत्री बने। विंध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक 31 अप्रैल 1952 को हुई। इसका कार्यकाल लगभग 4.5 वर्ष का रहा और लगभग 170 बैठक हुई। श्री श्याम सुंदर इस विधानसभा के क्या है, उपाध्यक्ष बने। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। भोपाल विधानसभा के बारे में बात करते हैं। प्रथम आम चुनाव के पूर्व यह भोपाल राज्य केंद्र शासन के अंतर्गत मुख्य आयुक्त द्वारा शासित होता रहा। इसे 30 सदस्यीय विधानसभा के साथ सी श्रेणी के राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 30 सदस्य में से 6 सदस्य अनुसूचित जाति के थे और एक थे आपके अनुसूचित जनजाति से। 23 सामान्य क्षेत्र से चुने गए थे। 30 चुनाव क्षेत्रों में से 16 एक सदस्यीय तथा 7 द्विसदनी था। ठीक है, 16 एक सदनी और 7 द्विसदनी थे, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, मध्य भारत विधानसभा की बात करें, ग्वालियर वाला रीजन। ठीक है, मध्य भारत इकाइयों की स्थापना ग्वालियर, इंदौर और मालवा रियासत को मिलाकर मई 1948 में की गई। ग्वालियर राज्य के सबसे बड़े होने के कारण यहां के तात्कालिक शासक श्री जीवाजी राव सिंधिया को मध्य भारत का आजीवन राज्य प्रमुख एवं ग्वालियर के मुख्यमंत्री श्री लीलाधर जोशी को प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया। इस मंत्रिमंडल में 4 जून 1948 को शपथ ली। तत्पश्चात 75 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया, जिनमें 40 प्रतिनिधि ग्वालियर राज्य के, 20 प्रतिनिधि इंदौर से, जबकि शेष अन्य छोटी रियासत से चुने गए। यह विधानसभा 31 अक्टूबर 1956 तक कायम रही। 1952 में संपन्न आम चुनाव में मध्य भारत विधानसभा के लिए 99 स्थान रखे गए। मध्य भारत को 59 एक सदस्यीय क्षेत्र और एक सदनीय क्षेत्र और 20 द्विसदनीय क्षेत्र में बांटा गया। फिर देखेंगे कुल 99 स्थानों में से 17 अनुसूचित जाति के लिए, 12 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित रखे गए। सेंट्रल प्रोविंस बरार की बात करते हैं। पूर्व में वर्तमान महाकौशल छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बरार क्षेत्र को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार नामक राज्य अस्तित्व में था। राज्य पुनर्गठन के बाद महाकौशल और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र यानी पूर्वी मध्य प्रदेश वर्तमान में मध्य प्रदेश का भाग बना। तदोपरांत या तदनुसार उस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों को भी वर्तमान मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। यह था आपका सीपी बरार। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की बात करें तो भारतीय राज्य क्षेत्र 2 वर्गों में विभक्त था। एक हो जाएगा आपका ब्रिटिश भारत, दूसरा हो जाएगा आपका देशी रियासत वाला। तात्कालिक समय में 9 ब्रिटिश भारत प्रांत तथा 552 देशी रियासत थी। इन 552 देशी रियासत में से 549 देशी रियासत का भारत में आसानी से विलय हो गया। बाकी 3 रियासत थी आपकी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इनका जो विलय करने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा था। और पार्ट सी का जो विंध्य प्रदेश में 38 रियासत तथा पार्ट बी मध्य भारत में 25 रियासत मिलाई गई थी। फिर देखेंगे आप 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 2000 के पूर्व मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा दिखाई देता है। कब की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था उसके बाद में पुनः जब पुनर्गठन होगा, छत्तीसगढ़ राज्य विभक्त हो जाएगा 1 नवंबर 2000 को, तब उसके पहले और 1 नवंबर 1956 पुनर्गठन से लेकर पुनः पुनर्गठन तक उसका मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा था वो देखते हैं। 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश का स्वरूप देखते हैं। 8 मराठी भाषी जिले थे। देखिए कौन कौन सा, अकोला, यवतमाल, बुल्डाना, भंडारा, वर्धा, अमरावती, नागपुर, ठीक है, चंद्रपुर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका भंडारा, वर्धा ये बोले दिया है। तो ये 8 प्रमुख मराठी जिले थे। इन मराठी जिलों को किसमें शामिल कर दिया गया, महाराष्ट्र को यह दे दिया गया या बंबई प्रांत को दे दिए गए। पहले किस पार्ट के अंतर्गत थे, पार्ट ए के अंतर्गत थे। उसके बाद में आप बात करें जो पार्ट बी है आपका, जिसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता था,
को लेन देन की प्रक्रिया कहा जाता था, क्योंकि इसके अंतर्गत 16 जिले मिलाए गए। मंदसौर जिले की जो सुनेल टप्पा तहसील है, मंदसौर जिले की जो सुनेल टप्पा तहसील है उसे कोटा मंडल को दे दिया गया। तो वहीं राजस्थान का जो यहाँ पर सिरोंज तहसील थी उसे किसमें दे दिया गया, विदिशा जिले में उसे शामिल कर दिया गया। सिरोंज के बारे में आपको पता ही होगा, कौन सी नदी का उद्गम होता है, सिरोंज से कौन सी नदी का उद्गम होता है, ठीक है, तो बताइएगा मुझे, विदिशा के सिरोंज से कौन सी नदी का उद्गम होता है, ठीक है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नदियां में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की नदियों में, तो यहाँ पे देखिएगा राजस्थान के अधीन जो सिरोंज तहसील थी उसको विदिशा जिले में मिला दिया गया। आगे देखिएगा पार्ट सी का जो विंध्य प्रदेश है, इसके अंतर्गत जो 8 जिले भोपाल से 2 जिले मध्य प्रदेश में मिलाए गए। यह एक अकेला ऐसा पार्ट था जिसमें शामिल सभी जिले 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिए गए। एकमात्र ऐसा पार्ट है आपका सी जिसमें शामिल सभी रियासत को मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया। देखिएगा इसी के साथ मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को 43 जिले और 8 संभाग के साथ मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, जिसमें आज का छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र भी शामिल था। 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले और 8 संभाग थे। 71 में भोपाल से होशंगाबाद जिला संभाग बना और 26 जनवरी 1972 को सीहोर से भोपाल तथा दुर्ग से राजनांदगांव को जिला बना दिया गया। तो 43 से जिले कितने हो जाएंगे आपके, 2 जिले और बढ़ जाएंगे। और भोपाल से होशंगाबाद संभाग बना तो होशंगाबाद संभाग भी आपके 9 हो जाएंगे और जिले हो जाएंगे आपके 45, ठीक है, 45 और 9 संभाग हो गए। अब आगे देखिए 1977 में 19 उज्जैन को संभाग बनाया गया है, संभव नहीं है, संभाग बनाया गया। कितने संभाग हुए, 10। सन 1985 में B.R. दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग, ये प्रथम जिला पुनर्गठन आयोग मध्य प्रदेश में गठित किया गया था। कब किया गया था, 1985 में। किसकी अध्यक्षता में, तो B.R. दुबे की अध्यक्षता में। तो B.R. दुबे समिति का गठन किया गया मध्य प्रदेश में पहला जिला पुनर्गठन आयोग के रूप में। और इनकी अनुशंसा के आधार पर 24 मई 1998 को मध्य प्रदेश में 10 जिले का गठन किया गया, जिनमें से 4 जिले आज वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी वर्तमान मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात पुनः 1998 में एक नई समिति का गठन किया गया था। यह द्वितीय जिला पुनर्गठन समिति वह थी आपकी सिंहदेव समिति। इसके आधार पर 10 जून 1998 को मध्य प्रदेश में 6 नए जिले बनाए गए। उन 6 में से 3 जिले जो आज मध्य प्रदेश में शामिल हैं वो हो जाएंगे आपके नीमच, हरदा और उमरिया, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में ये शामिल है। मध्य प्रदेश इस समय तक प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 61 थी तथा संभाग की संख्या कितनी हो गई थी, 10 हो चुकी थी। क्लियर हुआ, 10 और 6 16, 45 और 16 आपका हो जाएगा 61। तो 61 जिले और 10 संभाग बन चुके हैं। और जैसे ही आपके छत्तीसगढ़ का गठन होगा 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग होगा, तो 45 जिले जो है मध्य प्रदेश में बच जाएंगे, 16 जिले किसमें चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका यहां देखेंगे एक संभाग भी चला जाएगा, दुर्ग वाला संभाग, राजनांदगांव जो कहा था मैंने, और इसके साथ में 45 जिले और 9 संभाग फिर से मध्य प्रदेश में बच जाएंगे। क्षेत्रीय विकास के दृष्टिकोण से सन 2003 में 3 नए जिले बनाए जाते हैं। 3 नए जिले कौन से, अशोकनगर से गुना बनता है, बुरहानपुर से आपका खंडवा बनता है, अनूपपुर से आपको शहडोल एक नए जिले के रूप में गठित होता हुआ दिखाई देता है। तो 3 नए जिले, गुना के बाद आपका खंडवा, उसके बाद शहडोल, ये सभी किससे अलग हो रहे हैं, क्रमशः आपका अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर से अलग होकर नए जिले गठित होते हैं 15 अगस्त 2003 को। उसके बाद जैसे ही संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 45 से 3 हुए तो 48 हो जाएंगे। उसके बाद में मई 2008 में 2 जिले फिर से बनते हैं। झाबुआ से आपका बनता है अलीराजपुर जो सबसे पश्चिमी जिला है, और आपका जो सिंगरौली है वो सीधी से सिंगरौली अलग होता है सबसे पूर्वी जिला। और उसी के साथ आपके 2 नए जिले जब ऐड हो जाते हैं तो जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, जैसे ही आपका 45 से होकर 3 जुड़े 48, उसके बाद में 2, तो आपका 48 के बाद 50, 50वां जिला सिंगरौली बनता है, 49वां जिला अलीराजपुर बनता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 16 अगस्त 2013 को शाहजहांपुर से आगर मालवा को अलग जिला बनाया जाता है। यह 51वां जिला मध्य प्रदेश में गठित होता है। और 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से एक नया जिला अलग कर निवाड़ी का गठन किया जाता है। इस प्रकार से वैधानिक तौर पर कुल मध्य प्रदेश में 52 जिले का गठन हो जाता है और संभाग हो जाते हैं आपके कितने, 10 संभाग हो जाते हैं। 52 जिले तथा संभाग की संख्या कुल 10 हो गई। 53वें जिले के रूप में उज्जैन से नागदा को अलग कर नए जिले के रूप में गठित करने की बात की जा रही है।
इसके अंतर्गत महिदपुर, अलोट, खचरोट, आपका झरडा इस तहसील को शामिल करने की बात की जा रही है। जो निवाड़ी जिला बना है उसमें पृथ्वीपर, ओरछा और निवाड़ी ये 3 प्रमुख तहसीलें हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आप संभाग आपके कौन कौन से, उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं वो और हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि इंदौर संभाग की बात करें तो यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग भले ही हो, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जबलपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग नजर आता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो इंदौर संभाग है इसमें आपका झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, इंडवा, इसमें एक डायग्राम बनाते हैं मध्य प्रदेश का, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, ये सारे संभाग हम बनाते हैं। इस चार्ट को ओपन करते जाएंगे। पहले उज्जैन का, इंदौर का देखिए। इंदौर में हमने क्या लिखा, सबसे पहले यहाँ पर इंदौर में आपने लिखा तो यहाँ पर कौन कौन से जिले आ जाएंगे देखिएगा। झाबुआ आ जाएगा, अलीराजपुर आ जाएगा, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर। कितने जिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले हैं। अब देखिएगा 8 जिले के बारे में यहाँ पर डायग्राम में लेकर आते हैं। देखिएगा ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंदौर, ये हो जाएगा आपका इंदौर संभाग। इंदौर में यहाँ पर आप देखेंगे फिर इंदौर के इधर झाबुआ, झाबुआ के बाद आप देखेंगे तो आपका ये अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद आप देखेंगे तो बड़वानी, बड़वानी के बाद आप देखेंगे ऊपर आपका हो जाएगा खंडवा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका खरगोन। ठीक है, खर लिख दिया मैंने। और यहाँ पर आपका खंडवा, खंडवा दोनों के नीचे हो जाएगा आपका बुरहानपुर, बुरहानपुर के बाद यहाँ देखेंगे आपका ये धार हो जाएगा। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जिले किसके अंतर्गत आते हैं आपका, जो कि आपका ये इंदौर संभाग है, इस इंदौर संभाग के अंतर्गत। फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका चंबल संभाग है, यहाँ पर आपका ग्वालियर संभाग है। यहाँ पर अगर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका ग्वालियर संभाग, ये आपका चंबल संभाग, ये आपका भोपाल संभाग, ये आपका हो जाएगा नर्मदापुरम संभाग। कौन सा? नर्मदापुरम संभाग। इधर हो जाएगा आपका जबलपुर संभाग, यहाँ पर हो जाएगा आपका सागर संभाग, यहाँ हो जाएगा आपका रीवा संभाग, और यहाँ पर हो जाएगा आपका शहडोल संभाग, और यहाँ हो जाएगा आपका उज्जैन संभाग। ठीक है, कितने संभाग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 5 संभाग जो मैं आपको व्हाइट कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये सभी आपके कितने? 10 संभाग है। अब इसमें देखेंगे आप चंबल संभाग में एक आ जाएगा आपका श्योपुर, श्योपुर आ जाएगा। श्योपुर के बाद इसी में आ जाएगा आपका एक मुरैना, मुरैना आ जाएगा। मुरैना के बाद इधर देखेंगे आपको भिंड मिल जाएगा। ठीक है, भिंड मिल जाएगा इधर की साइड में। ठीक है, तो भिंड हो गया आपका, भिंड हो गया, मुरैना हो गया और श्योपुर हो गया। इसके बाद ग्वालियर में देखेंगे तो ग्वालियर में आपका क्या हो जाएगा, ग्वालियर में एक दतिया हो जाएगा, दतिया के बाद स्वयं एक ग्वालियर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपका यहाँ पे शिवपुरी हो जाएगा, शिवपुरी के बाद यहाँ पर आपका गुना हो जाएगा, गुना के बाद इधर अशोकनगर हो जाएगा। तो गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया और ग्वालियर स्वयं, तो 5 जिले ग्वालियर संभाग में आ जाएंगे। फिर इधर देखेंगे आप, ये 8 जिले इंदौर के बता ही दिए मैंने। ठीक है, उसके बाद आप नर्मदापुरम की बात करें तो नर्मदापुरम में कौन कौन से हो जाएंगे? नर्मदापुरम में आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको बैतूल, बैतूल मिलेगा। बैतूल के बाद यहाँ पर आपको कौन सा मिलेगा? होशंगाबाद भी मिलेगा। ठीक है, होशंगाबाद जो नर्मदापुरम माना जाता है उसे नर्मदापुरम भी आप कह सकते, स्वयं नर्मदापुरम, बैतूल हो गया, और एक आपका हो जाएगा हरदा। ये 3 प्रमुख जिले आ जाएंगे नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत। शहडोल, उमरिया हो जाएगा, उमरिया के बाद यहाँ पर अनूपपुर हो जाएगा, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, ये तीनों जिले किस में आ जाएंगे? आपके शहडोल संभाग के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, ये आपका बालाघाट है, बालाघाट के बाद इधर आपका सिवनी है, सिवनी के बाद इधर देखेंगे आप, ये आपका छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा के बाद जबलपुर के इधर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? इसके ऊपर मिलेगा कटनी। ठीक है, कटनी हो जाएगा, कटनी और जबलपुर। इधर हो जाएगा आपका मंडला, इधर हो जाएगा आपका डिंडोरी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, और एक हो जाएगा कटनी, एक हो जाएगा आपका जबलपुर। तो ये प्रमुख संभाग, ये जिले किसके अंतर्गत आ गए? आपके जबलपुर संभाग के अंतर्गत। 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले। इसमें एक और कौन सा जिला छूट रहा है देखते हैं। ठीक है, भोपाल संभाग में 5 जिले आ जाएंगे। एक हो जाएगा आपका राजगढ़, एक हो जाएगा आपका सीहोर, सीहोर के बाद इधर हो जाएगा आपका रायसेन, रायसेन के बाद हो जाएगा आपका यहाँ पर विदिशा। तो विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, ये तीनों की चारों पांचों किस में जाएंगे? भोपाल संभाग के अंतर्गत। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका निवाड़ी है, निवाड़ी के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ के बाद देखेंगे यहाँ पर आपका छतरपुर है, छतरपुर के बाद आप यहाँ देखेंगे पन्ना, सतना,
पन्ना सतना आ जाएगा, पन्ना सतना, ठीक है, सागर, पन्ना, सतना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये जिले किस में आ गए आपके, ये सागर संभाग के अंतर्गत। रीवा, सतना, रीवा हो जाएगा आपका, रीवा के बाद सीधी, सीधी के बाद आपका क्या हो जाएगा, सीधी के बाद आप देखेंगे ये सीधी, सीधी के बाद ये आपका सिंगरौली, ठीक है, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, सतना भी आ जाएगा, पन्ना, पन्ना, दमोह, ठीक है, दमोह कहाँ गया आपका, यहाँ पर दमोह भी है, ठीक है, दमोह हो जाएगा, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, ठीक है, और रीवा, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये किस में आ जाएगा आपका, रीवा संभाग के अंतर्गत। बाकी बचे जिले आपको उज्जैन संभाग के अंतर्गत, जैसे कि आपका मंदसौर हुआ, मंदसौर के बाद आपका नीमच होगा, ठीक है, नीमच के बाद आपका रतलाम हो जाएगा, रतलाम, और रतलाम के बाद आप देखेंगे तो उज्जैन में ही आपको मिलेगा, यहाँ पर शाहजहाँपुर भी मिल जाएगा आपको, शाहजहाँपुर, आगरमालवा, ठीक है, शाहजहाँपुर, आगरमालवा, रतलाम, नीमच, मंदसौर और एक उज्जैन हो जाएगा। तो ये प्रत्येक जिले को हमने देखा यहाँ पर मध्य प्रदेश में कितने क्या जिले हैं। अब यहाँ पर ये तो डायग्राम में देखा ही है, लेकिन आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं किसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। उज्जैन संभाग में मैंने आपको बतलाया है कि यहाँ पर आप देखेंगे एक हो जाएगा आपका मंदसौर के बाद आपका नीमच है, रतलाम है, ठीक है, रतलाम के बाद आगरमालवा, शाहजहाँपुर, एक और देवास इसमें शामिल करना था, देवास मैंने लिखा नहीं था वहाँ पर, ये हो जाएगा आपका उज्जैन, ठीक है। मुरैना में तो 3 है, ठीक है, श्योपुर, भिंड, मुरैना। ग्वालियर की बात करें इसमें 5 हैं, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और ग्वालियर स्वयं। और उसके बाद भोपाल की बात करें तो इसमें भी आपका कितने हो जाएंगे, इसमें भी आपके 5 हो जाएंगे, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर और भोपाल। उसके बाद आगे देखिएगा अन्य संभाग में ये आपका नर्मदापुरम संभाग बन चुका है। नर्मदापुरम जब संभाग बन चुका है तो इस नर्मदापुरम संभाग में 3 प्रमुख जिले मिलेंगे। एक हो जाएगा आपका, ये भी आपका होशंगाबाद नहीं, अब ये क्या है इसका नाम, नर्मदापुरम, ठीक है, नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ये 3 प्रमुख जिले आ जाएंगे। सागर की बात करें तो सागर में आप निवाड़ी देखेंगे, टीकमगढ़ देखेंगे, छतरपुर, फिर पन्ना, दमोह और सागर। ध्यान रखना सतना रीवा के अंतर्गत आता है, ये लिखा होगा आपका, ये सतना, ठीक है, रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। तो रीवा संभाग में सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली इसी क्रम में लिखे हुए हैं, ये पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर। फिर शहडोल की बात करें तो शहडोल में आपका क्या हो जाएगा, उमरिया हो जाएगा, शहडोल हो जाएगा, अनूपपुर हो जाएगा। 3 प्रमुख जिले हैं। जबलपुर में 8 जिले देखिएगा, कटनी हो जाएगा, हाँ सॉरी नरसिंहपुर हम बोल रहे थे, नरसिंहपुर वहां पर हो जाएगा आपका छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट के बाद आपका मंडला, डिंडोरी लिख ही लिया था, और एक जबलपुर हो जाएगा। तो ये प्रमुख 10 संभाग के अपने जिले देखा, किस संभाग में अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। मध्य प्रदेश की अवस्थिति एवं विस्तार की बात करें तो मध्य प्रदेश भारत के मध्य में अवस्थित है, इसलिए भारत की अवस्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में और मध्य प्रदेश की अवस्थिति भी क्या हो जाएगी आपकी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अगर इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतर विस्तार देखें तो 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार दिखाई देता है। मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्रमशः देखें तो उत्तर से दक्षिण 605 और पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर देखने को मिलती है। सबसे पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रमशः बात करें तो सबसे पूर्व में हो जाएगा सिंगरौली, सबसे पश्चिम में हो जाएगा आपका अलीराजपुर, सबसे उत्तर में हो जाएगा आपका मुरैना और सबसे दक्षिण में हो जाएगा आपका बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र देखें तो 3,08,252 किलोमीटर मिलता है। अमरकंटक के किरार घाटी विवाद को अगर अलग कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल आपको लगभग 7 किलोमीटर कम मिलता है, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा देखें, मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा 5 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। एक बात देखिएगा आप यहाँ पर, अगर मध्य प्रदेश बनाए आप, मध्य प्रदेश में देखिएगा सबसे ज्यादा और कम सीमा। एक और मैप बनाता हूं मैं, देखिएगा इधर आपका राजस्थान है, इधर आपका यूपी है, इधर आपका छत्तीसगढ़ है, इधर आपका महाराष्ट्र है और इधर आपका छोटा सा गुजरात की सीमा, ठीक है, गुजरात, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सीमा की बात करें तो सबसे ज्यादा सीमा किससे लग रही है आपकी, यूपी की, और सबसे कम सीमा किससे लग रही है, गुजरात की। कुल सीमा कितने राज्यों से, तो 1 2 3
4 और ये 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर देखिएगा एक कॉमन जिला हम लिख लेते हैं यहां पर, आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने कहा कि जो आपका यहां पर मुरैना है, कौन सा मुरैना, तो ये आपका यूपी से भी लगता है और राजस्थान से भी लगता है। एक आपका यहां पर शिवपुरी है, तो शिवपुरी राजस्थान से भी लगता है और यूपी से भी लगता है। फिर आप यहां देखेंगे आपका सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली और आपका सीधी, ठीक है, सॉरी पहले सीधी आपका, ये सीधी, ठीक है, सीधी और सिंगरौली, सीधी सिंगरौली, ये दोनों जिले आपका यूपी से भी लगेंगे और आपका छत्तीसगढ़ से भी ये जिले लगेंगे। यहां पर आप देखेंगे आपका बालाघाट है, तो बालाघाट की सीमा आपका छत्तीसगढ़ से भी लगती है और महाराष्ट्र से भी लगती है। फिर यहां पर देखेंगे आप अलीराजपुर है आपका, ठीक है, अलीराजपुर है, यहां पर आपका झाबुआ हो जाएगा, झाबुआ हो जाएगा, तो झाबुआ की सीमा एक तो राजस्थान से और एक गुजरात से, अलीराजपुर की सीमा एक तो गुजरात से, दूसरा महाराष्ट्र से। तो ये मैंने आपको पूरी बाउंड्रीज बता दिया है, कौन सी सीमा किसके साथ साझा होती है। ऐसे जिले के बारे में प्री में एग्जाम में बन सकता है, ठीक है, तो मेंस के लिए भी बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से बताई दिया है, न्यूनतम सीमा गुजरात से लगती है। मध्य प्रदेश में 14 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से, 10 जिले राजस्थान की सीमा से, 9 जिले महाराष्ट्र की सीमा से, 6 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा से तथा 2 जिले गुजरात की सीमा से लगते हैं। मध्य प्रदेश के कुल 34 जिले अंतर राज्य सीमा को छूते हैं, जबकि 18 जिले आप अंतःस्थलीय जिले जो किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। उत्तर प्रदेश के 11 जिले, राजस्थान के 10 जिले, महाराष्ट्र के 9 जिले, छत्तीसगढ़ के 6 जिले, गुजरात के 2 जिले मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे मध्य प्रदेश की भू आकृति। तो साथियों जैसे कि आपने यहां पर देखा, हमने यहां पर किस बारे में चर्चा की, मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। कल की क्लास में हम कहां से शुरू करेंगे, मध्य प्रदेश की भू आकृति। मध्य प्रदेश की भू आकृति जहां पर मालवा का पठार, विंध्यन कगार प्रदेश, नर्मदा घाटी, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, इन सभी भू आकृतिक संरचना की हम कल की क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास में हमने मध्य प्रदेश के गठन की पूरी चर्चा की। कल के साथियों हम देखेंगे भू आकृति विज्ञान। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।